अरेंजमेंट होता है। अभी प्रोटीन को हम अलग किए हुए हैं क्योंकि एक दो क्लास में फिर हम लोग एंटर कर जाएंगे उसमें। तो आप अगर देखें तो किस प्रकार से ये होता है, तो एक टिपिकल एग्जांपल जो लिया गया, एग्जांपल लेंगे ना किसी का, तो वो एग्जांपल लिया गया ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स। ह्यूमन इरिथ्रोसाइट मतलब हम लोग का जो आरबीसी है, मैच्योर्ड आरबीसी, वो हमारा एग्जांपल है। अब इस क्रम में जब मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट शुरू हुआ तो आप देखें थोड़ा सा सिंबॉलिक कॉपी कलम आप लोग भी साथ में खोल चुके होंगे। तो ये जो है सब लोग समझते हैं आप इसमें कि ये क्या बना रहे हैं हम। बढ़िया, आप सब लोग समझ गए कि ये जो है वो फॉस्फोलिपिड बनाया जा रहा है ना। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है, लगा देते हैं। आप लोग तो हाथ से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, है ना। और इस प्रकार से ये मेम्ब्रेन लिपिड है। ये हम लोग देख रहे हैं किसमें, आरबीसी में देख रहे हैं। ठीक है, आरबीसी में इसलिए कि जो सबसे ज्यादा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा गया वो आरबीसी में। कारण है कि आरबीसी का मेम्ब्रेन एक बार कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो 100 दिनों तक वो चलता है। अब जब इस मेम्ब्रेन में देख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, अगर इसको देखें और दोनों को देखें तो दोनों हमारा लेयर है। अगर ये आउटर जोन है और ये इनर जोन है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं आउटर मोनोलेयर, है ना, आउटर मोनोलेयर। और नीचे वाले को हम लोग कह रहे हैं इनर मोनोलेयर लेयर। अब इन सब का नाम भी है, आप सब लोग नाम भी जानते हैं कि चूंकि ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के मतलब बाहर के टच में है, इसके लिए हम लोग इसको एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग साइटोसोलिक मोनोलेयर भी कहते हैं इसको। तो ये सब आप सीख चुके हैं, इसलिए आपके लिए बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा हम ऐसे मोनोलेयर। अब यहाँ स्पष्ट है कि आउटर एंड इनर मोनोलेयर जो है इन दोनों का काम भी अलग अलग है ना। इनर मोनोलेयर जो है इसका काम और जो आउटर मोनोलेयर है उसका काम अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो इस सेल का इंट्रैक्शन उस तरह से, ये बाहरी पोस्ट है, आउटर पोस्ट है। इधर से कोई भी चीज इसके टच में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, ये सब इसके टच में आएगा। जबकि अंदर का जो हिस्सा है वह इसका ल्यूमिनल फेस है, मतलब जहां पर हीमोग्लोबिन ये तमाम चीजें हैं, तो वहां का जो केमिकल नेचर है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन है, वाटर है, और ये सभी चीजें जो है, जो कोलोइडल फ्लूइड्स होते हैं वो सभी चीजें। तो क्या जो फॉस्फोलिपिड हैं वह एक समान ही होते हैं? तो जब इसके स्टडी की गई, इसके बड़े यूनिक रिजल्ट्स आए। यूनिक रिजल्ट्स में क्या आए कि आउटर फेस में अलग तरह का फॉस्फोलिपिड है और इनर फेस में अलग प्रकार का फॉस्फोलिपिड है। आइए उन चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आउटर लेयर में जैसे आप यहां पर देखें, मैं थोड़ा इसको कलर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें। ठीक है, कैसा कलर दिख रहा है सबको? ग्रीन दिख रहा होगा, राइट। बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, मैं उनको एंट्री करा दूं। ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन से। तो यहां पर क्या हो गया, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। जो लोग रेगुलर क्लास किए हुए हैं या रिवीजन किए हुए हैं वो सब लोग इन चीजों को पहचानते हैं। तो आउटर मोनोलेयर में क्या है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इस तरह का फॉस्फेटिडाइल कोलिन और भी हो सकता है ना। यहाँ पर एक और फॉस्फेटिडाइल कोलिन हो सकता है, यहाँ पर भी एक फॉस्फेटिडाइल कोलिन हो सकता है। तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो है यह आउटर मोस्ट लेयर में एग्जिस्ट करता है, मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट लेयर में एग्जिस्ट करता है। बढ़िया, तो पहला चीज ये हुआ। अब अगला सवाल आता है क्या
कि क्या ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन इनर लेयर में भी मौजूद होता है। हम कहते हैं कि नहीं, ये इनर लेयर में मौजूद नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग चीज है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इनर लेयर की ओर चलें हम लोग। इनर लेयर में चलते हैं तो यहाँ पर भी हमको एक यूनिक टाइप का फॉस्फोलिपिड दिखता है। ठीक है, आप देखिए किस कलर से मैंने कलर किया है, बोलिए तो। रेड। रेड, बिल्कुल सही। हाँ, तो इसका भी नाम कुछ दूसरा होना चाहिए, होना क्या चाहिए, है भी, और वो नाम है इसका फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। एक हो गया फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। इसके अलावे भी इसमें एक और प्रकार का भी फॉस्फेटिडाइल रहता है, और हम चलो बगल में ही कलर कर देते हैं ना। ये कौन सा कलर है जी, जल्दी बताइए तो आप लोग। ब्लू। ब्लू। इसलिए पढ़ाई में कलर्स का यूज करना है। तो इसका जो नाम है वो है फॉस्फेटिडाइल सेरीन। इस प्रकार से यहाँ पर आपको दो दिखता है, एक फॉस्फेटिडाइल कोलिन और एक फॉस्फेटिडाइल सेरीन। और ये लाल वाला जो है इसको फॉस्फेटिडाइल सेरीन है, और ये जो है सॉरी कोलिन इथेनोलामाइन, और ये कोलिन। ऊपर में जो है आउटर मेम्ब्रेन वो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है। तीन जो प्रमुख कॉमन पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें से आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन और फॉस्फेटिडाइल सेरीन मौजूद है। इसके अलावा जो आउटर लेयर है उसमें एक कॉन्जुगेट लिपिड भी हमको देखने को मिलता है। कॉन्जुगेट लिपिड क्या होता है, तो लिपिड के साथ कुछ शुगर जुड़ा रहे उसे हम लोग कॉन्जुगेट लिपिड कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है, इस तरह के एक ओलिगोसैकेराइड आपस में जुड़ा हुआ रहे। ठीक है, ये हम उसको ओलिगोमर कहते हैं, ओलिगोमर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। ये ग्लाइकोलिपिड्स है। ठीक है, और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ब्रांच देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोले हैं, ओलिगोसैकेराइड। ये ओलिगोसैकेराइड है, मतलब छोटा सा चेन है ओलिगोसैकेराइड का। ठीक है ना, तो आप देखें कि इस प्रकार से यह अरेंजमेंट होता है। अब सब लोग गौर करो तो आउटर मेम्ब्रेन में जो कंपोनेंट है, ठीक है, लाइक ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, अरे तो छेक लिया उसको। हाँ, हम इसको दूसरे कलर से ही कर देते हैं। ठीक है ना, लाइक ग्लाइकोलिपिड्स एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये किस मेम्ब्रेन के किस मोनोलेयर में है, आउटर मोनोलेयर में। आउटर मोनोलेयर। आउटर मोनोलेयर, बिल्कुल, एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा साइटोसेलिक मोनोलेयर कहते हैं। फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन, ये किस मोनोलेयर में है, इनर मोनोलेयर। इनर मोनोलेयर, साइटोसोलिक मोनोलेयर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे एक मेरा सवाल है कि क्या मेम्ब्रेन जो है वह सिमेट्रिकल होता है या एसिमेट्रिकल। मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल, एक रूप है या विषम रूप है, बोलिए सब लोग आंसर दीजिए। चलो, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कब होता, जब एक ही प्रकार से अरेंजमेंट ऊपर नीचे दोनों होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सिमेट्री में है। लेकिन ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, तो हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल। जैसे अपने हाथ के 5 उंगलियों को अपने चेहरे के सामने ओपन कर लो, 5 उंगलियों को देखो, अंगूठा, पहली उंगली, बड़ी उंगली, फिर रिंग उंगली और छोटी उंगली। क्या ये 5 उंगलियां एक समान है, यस और नो? नो सर। ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल की एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। तो चूंकि इसमें भी सब कुछ अलग अलग है, तो Asymmetrical। बायोमेम्ब्रेन भी क्या होगा, बोलिए सब लोग, एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल। हाँ, कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि जस्टिफाई द बायोमेम्ब्रेन्स आर एसिमेट्रिकल, आपको पूछ देगा अच्छा बताओ, कहीं इंटरव्यू देने गए टीचर के लिए, साइंटिस्ट के लिए, या बैंकिंग रेलवे एसएससी में भी विषय से पूछता है, पूछा अच्छा बाबू आप तो
बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, जूलॉजी के विद्यार्थी हैं, हमने कहीं पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। क्या आप जानते हैं कि ये कैसे होता है? उस वक्त आपको यही जवाब देना होगा, जी सर बिल्कुल। क्योंकि अगर हम आरबीसी का मेम्ब्रेन देखें तो उसमें आउटर मोनोलेयर में ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फेटिडाइल कोलिन होता है सर, जबकि इनर मेम्ब्रेन में फॉस्फेटिडाइल इथोनोलामाइन एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन होता है। ये सभी अलग अलग प्रकार के रासायनिक तत्व हैं, कंपाउंड्स हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बायोमेम्ब्रेन जो है वह एसिमेट्रिकल है। हो गया, आपके इस उत्तर से मात्र से इंप्रेस हो जाएगा पैनल और आपका सिलेक्शन कर लेगा। तो एक मुद्दा तो यहां पर क्लियर हुआ। हम कहते हैं क्या कि विद्यार्थी की नजर कैसी होनी चाहिए? चील या बाज, जिसको बोलते हैं ना, बाज की नजर होनी चाहिए, या कभी कभी हम बोलते हैं कि गिद्ध दृष्टि होनी चाहिए। बाज या गिद्ध की क्या खासियत है? ये बड़े ऊंचाई पर उड़ते और रहते हैं, लेकिन जमीन पर अगर एक इन्हें मतलब टैडपोल लार्वा भी दिख गया या छोड़ो कोई छोटा सा अगर कीड़ा भी दिख जाए घास में, तो ये पहचान कर उसका शिकार कर लेते हैं। इतनी उनकी बारीक आंखें होती है, इतनी तेज आंखें होती है। विद्यार्थियों के लिए भी क्या कहता है कि उनकी आंखें कितनी तेज होनी चाहिए? तो वो बाज की तरह या गिद्ध की तरह तेज होनी चाहिए, ठीक है। और उनकी ये एकाग्रता कैसी होनी चाहिए? बगुले की तरह होना चाहिए। ताग चेष्टा बको ध्यानम, इस तरह से बगुले की तरह तेज मतलब ध्यान होना चाहिए, एकाग्रता एकदम एक टक टक टकी। अब यहाँ पर आपसे कोई उम्मीद करेगा कि आप कुछ खास बताएंगे, तो आपसे कोई बोलेगा अच्छा बताओ उसमें खास क्या है। अब देखो, इथेनोलामाइन और सेरीन, इन दोनों कंपाउंड को अगर हम देखें तो ये दोनों क्या हैं? दोनों के पास अमोनिया है, NH3 ग्रुप है कि नहीं है? दोनों के पास अमोनिया है, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि कोलिन के पास अमोनिया नहीं है, इसके पास एक खास तरह का ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन के तीनों तरफ, एक तरफ तो कार्बन जुड़ा हुआ है, तीनों तरफ कौन सा कंपाउंड है? मिथाइल ग्रुप है, मतलब हेवी ग्रुप्स हैं, करेक्ट। तो इस प्रकार से यहां पर एक प्लस चार्ज होता है। इस प्रकार से आप इसके रासायनिक स्वभाव के आधार पर भी कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन होता है उसके इनर मोनोलेयर में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो बेसिकली अमाइन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, क्योंकि इथोनोलामाइन में भी अमाइन है और सेरीन खुद एक अमाइनो एसिड है, इसमें दोनों में NH3 होता है ना? यूनिक बात है कि नहीं है? यस सर। बिल्कुल है, सब लोग अग्री कर रहे हैं? यस सर। अब देखो, जो विद्यार्थी जो लोग अभ्यास किया होगा स्ट्रक्चर का, वो सब लोग एकदम अग्री करके होंगे, जी सर बिल्कुल। और जो विद्यार्थी आलस में डूबा हुआ है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर लूटा पिटा बैठा है, वो बोलेगा सर बोल रहे हैं तो सही ही होगा, बट हमको नहीं पता है। चलो देखो, हम सिखाते हैं। ये फॉस्फेटिडाइल है, ठीक है ना, हम इसको एक ब्लॉक डायग्राम में ले रहे हैं। और फॉस्फेटिडाइल से क्या जुड़ा हुआ है? तो फॉस्फेटिडाइल से जुड़ा हुआ है कोलिन। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH2 N CH3 का होल 3, इस पर प्लस चार्ज होता है। और थोड़ा इसको मिटा के ठीक से करते हैं। देखो अभी सब लोग सीखोगे अच्छी बातों को, ठीक है ना? ऐसे गुंडे नहीं करो सब लोग कि हम पढ़ा दें आप लोग भूल भाल के बैठे रहे कि नहीं। छोड़ो ना आनंद सर का, फिर तो वीडियो देंगे ही ना, उसी में हम लोग पढ़ लेंगे। किसी भी दिन परीक्षा हो सकती है आपकी, याद रखिएगा। किसी भी दिन हम बोलेंगे कि अभी हम एग्जामिनेशन लेंगे, और हम एग्जामिनेशन लेंगे तो आपका नाम लेकर उसको लिख लेंगे कॉपी में। जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसके मार्किंग पर असर पड़ सकता है, ठीक है, फाइनल मार्किंग पर। अब बताओ, ये जो स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये स्ट्रक्चर है फॉस्फेटिडाइल कोलिन का। फॉस्फेटिडाइल कोलिन है। फॉस्फेटिडाइल कोलिन का नेट चार्ज क्या है? आप लोग बोल सकते हैं नेट चार्ज क्या है? +1 - 1 = 0 है। नेट चार्ज क्या है इसका? 0। क्यों 0 है? क्योंकि एक तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0। अब दूसरा देखो,
हम ले रहे हैं फॉस्फेटिडाइल सेरीन को। सब लोग अच्छे से, क्योंकि अभी जो आगे बताएंगे उसमें ये चार्ज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर चार्ज आप भूल गए तो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। देखो सब लोग समझ गए किसका स्ट्रक्चर बनाया है हम। यहां पर भी एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। किसका स्ट्रक्चर है, जरा जल्दी से नाम बताओ सब लोग। Ethanolamine, sir. Ethanolamine. इथेनोलामाइन। अब फॉस्फेटाइल इथेनोलामाइन जो है, इसका नेट चार्ज क्या है, बोलिए। 0 0 सर। क्योंकि एक माइनस और एक प्लस दोनों कट गया तो क्या बचा, 0। अब जो एक दूसरा स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं हम, वो स्ट्रक्चर क्या है, वो तो हम लोग सेरीन को ले रहे हैं। एज यूजुअल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक चीज मैं बार बार सबको बोलता हूं, सब लोग ध्यान देना, पता है क्या, बायोकेमिस्ट्री जिसकी होगी अच्छी वो जीतेगा चैंपियनशिप, और जिसकी बायोलॉजी होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी खराब, वो क्या करेगा आई डोंट नो, वो भी चैंपियन बन सकता है किसी और चीज में, ठीक है ना। ओके देखो ये अमाइनो एसिड सेरीन है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बताइए सब लोग। फॉस्फेटिडाइल फॉस्फेटिडाइल सेरीन। फॉस्फेटिडाइल सेरीन, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पर नेट चार्ज क्या होगा, 0 0 0 -1 बोला 0, सब हो गया 0। -1 -1 क्यों -1, क्योंकि आप सर, सभी लोग C बहुत दो नेगेटिव चार्ज है और एक एक और एक ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज यहाँ, है। एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव और एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव फॉस्फेटाइल नेगेटिव। सेरीन पर नेगेटिव चार्ज, बढ़िया यस सर। स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको करूं, ठीक है। अब आप याद करिए, ठीक है, अब आप याद करिए सभी विद्यार्थीगण कि जो मेम्ब्रेन था, अब मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना। ये जो मेम्ब्रेन का 2 लेयर था, ठीक है ना, तो ऊपर वाले लेयर में क्या था, हम लोग कहते थे ऊपर वाले लेयर में फॉस्फेटिडाइल, और नीचे वाले में फॉस्फेटिडाइल सेरीन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनोला, ये 2 था, यस और नो। यस सर। यस सर। मेम्ब्रेन में क्या था, पीडी कोलिन Glycolipid. ग्लाइकोलिपिड्स, हाँ ये था। अब आप देखें कि नेट चार्ज की अगर बात करें हम, तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन का नेट चार्ज क्या है, 0। फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन का नेट चार्ज क्या है, 0। बट सेरीन का नेट चार्ज क्या है, -1। इसका मतलब क्या हो गया कि बाय डिफॉल्ट मेम्ब्रेन के नीचे जहां जहां ये सेरीन होगा, मान लो कि यहाँ सेरीन है, 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 इन सब जगहों पर क्या लिखाएगा, एक माइनस चार्ज। क्या लिखाएगा, एक माइनस चार्ज। सब लोग समझ रहे हो, सब लोग क्यों मेम्ब्रेन के नीचे में माइनस चार्ज दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉस्फेटिडाइल सेरीन के कारण दिख रहा है, यहाँ कोई सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप नहीं हो रहा है, ये माइनस चार्ज है। और वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं सोडियम पोटेशियम आयन पंप में, इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां कोई माइनस चार्ज हम नहीं बोलते, वहां बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या फिर वाइस वर्सा। तो बोलने का अंदाज जो है वह आपके ज्ञान को बतलाता है। आपको इसके लिए क्या रहना चाहिए, चतुर और सतर्क रहना चाहिए, ठीक है ना जी। चतुर आ जाओ, ये तो नीचे देखो, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, इस जो इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन है
उसमें मेम्ब्रेन के नीचे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो चार्ज किसके कारण होता है? सेरीन के सेरीन के कारण। अरे शरीर मार कर नाक तोड़ देंगे, सबका पूरा नाम लो। Phosphatidyl सेरीन। अभी क्या होगा ना कि सेरीन याद रहेगा और पीडी भी याद रहेगा, फुल फॉर्म याद नहीं रहेगा, पूरा नाम बोलना चाहिए, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। अब एक केस आया कि आरबीसी की उम्र पूरी हो गई, ठीक है ना। नाउ आरबीसी इज अंडर द एपोप्टोसिस। अब आरबीसी किस घटना में चला गया? एपोप्टोसिस में, मतलब कि अब इसका प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब उम्र पूरा हो गया, अब आरबीसी का काम खत्म होने वाला है, आरबीसी का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। मैं एक फॉस्फेटिडाइल सेरीन को लूंगा। क्या होता है? तो फ्लॉपिंग एक्शन होता है। फ्लॉपिंग एक्शन कारण क्या होता है? ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन जो है वो नीचे से कहां चला जाता है? ऊपर। किस मोनोलेयर में? ऊपर में। हाँ, एक्स्ट्रासेलुलर मोनोलेयर में। आउटर मोनोलेयर। कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव। अब अगर आपसे कोई पूछे एक्सपर्ट इंटरव्यू में बिठा के, अच्छा बाबू ये बताओ, आरबीसी का मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, तो आप ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं सर जी आपने गलत कह दिया, वो नेगेटिव चार्ज तो नीचे ही होगा, सेरीन होता है नीचे। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे, बोलेंगे सर इट मींस सेल इज अंडर द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो फिर आपसे पूछेंगे अच्छा एपोप्टोसिस में ऐसा कैसे हो जाएगा? तो हम कहते हैं कि सर एपोप्टोसिस के दरमियान में फ्लोपेज नाम का एंजाइम एक्टिवेट होता है और मेम्ब्रेन के नीचे वाले हिस्से से, मतलब साइटोसोलिक मोनोलेयर से फॉस्फेटिडाइल सेरीन को कैरी करते हुए ऊपर के मोनोलेयर में ले जाता है। अब मेम्ब्रेन के ऊपर में ले जाने से आउटर फेस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है सर, और ये जो है वो एपोप्टोसिस के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि मुझे मार दे, क्योंकि मेरा उम्र क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से यह सिग्नल है सेल एपोप्टोसिस का। सब लोग फॉलो किए? तो अब जो है मैं चाहूंगा कि आप मुझसे कुछ सवाल पूछें, जिन लोगों को समझ में कहीं भी दिक्कत है। Ask me a question if you have any. सर ये नेगेटिव चार्ज ऊपर कैसे जा रहा है? ये जो है आपको, आप पिछले क्लास में थे, पिछले Yes, क्लास sir. में क्या बताया था? फ्लिप फ्लॉप मोशन। फ्लिप फ्लॉप sir. मोशन में क्या बताया था कि ये बहुत कम समय के लिए होता है लिपिड्स में। नहीं सर, आपने भी एंजाइम के नाम लिया ना, वो कौन सा फ्लोपेज, एंजाइम आपको था? बताएंगे उसके बारे में, ठीक है ना। एंजाइम Yes, के sir. द्वारा जो फ्लिप फ्लॉप मोशन होता है उसकी चर्चा करेंगे, वो एक अलग टॉपिक होगा हमारा, ठीक है सर। ठीक है ना। एकदम आप जो एकदम इसी तरह से मुझसे क्वेरी करें सब लोग, कोई नहीं डरेगा, सब सवाल पूछेगा, जो पूछेगा सवाल वही होगा आगे ज्ञान और पैसे दोनों से माला माल, और जो रह जाएगा चुप उसका जीवन हो सकता है भूख। मैंने बहुत सारे ऐसे तुकबंदी लगा दी आपको। तो इस प्रकार से आपने सब ने फॉलो किया कि किस प्रकार से ये मेम्ब्रेन का टेक्सचर जो है, आर्किटेक्चर जो है, इंजीनियरिंग जो है, वो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और जो लोग मेरा मैसेज नहीं देखे थे वो सब लोग अभी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं है, एक वीडियो लेक्चर में शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप बाद में भी देख सकें। चलो जी, तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब जो है आज मैं क्लास को यहीं पर कर रहा हूं, द एंड, क्योंकि मुझे तैयार होके जाना है एक लेक्चर देने के लिए, ठीक है ना। तो आज हो रहा है द एंड। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें क्या बताएंगे? बताएंगे फ्लूइडिटी ऑफ बायो मेम्ब्रेन। बहुत जरूरी है। इन सब, आप जो लोग भी नेट की तैयारी करते हैं आप देखेंगे इन सभी टॉपिक से धुआंधार क्वेश्चंस रहते हैं, और अब तो अप्लाइड क्वेश्चंस होता है ना कि कैंसर के वक्त में सेल के मेम्ब्रेन में क्या परिवर्तन होता है, अगर सेल सिक्रीशन हो रहा है तो क्या परिवर्तन होता है, अगर सेल टारगेटिंग हो रहा है तो क्या परिवर्तन होता है, अगर ये सेल जो है हार्मोन को रिस्पॉन्स कर रहा है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, इंडोक्राइन, कुछ भी, क्या उस वक्त हो रहा है, हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उससे ऑल्टरनेटिव अल्टरेशन क्या हो रहा है मेम्ब्रेन में। इस तरह बहुत सारे सवाल होते हैं बाबू,
तो बाबूजी धीरे चलना, अच्छे से प्यार पढ़ना, ठीक है ना। और आप सब लोग जो है वो खूब बारीकी से इन सभी को ध्यान दीजिए। मैं रात तक में से आप लोग को दिन रात में कभी भी मैं से आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर।